हिंदी दिवस के अवसर पर वेब दुनिया पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे आपको पहले भी बहुत सारी शुभकामनाएं और विशेष करके मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी और हमारी तरफ से वेब दुनिया के जितने श्रोता, दर्शक और पाठक हैं उन सबको भी हम सब हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक गर्व का क्षण है इस समय। जी सर, आप खुद हिंदी में लिखते हैं और काफी हिंदी पढ़ते हैं। जी, आज के समय में हिंदी में जो लेखन हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? ये बात सच है कि हिंदी के प्रति आकर्षण इस समय बढ़ा है और विशेष करके साहित्य के क्षेत्र में सृजन धर्मियों की संख्या जिस ढंग से बढ़ी है, जिस तेजी से बढ़ी है, उसको देख करके एक आश्वस्ति तो जाग रही है मन में कि हिंदी के प्रति जो एक सम्मान का भाव है या आकर्षण का भाव है वो समाज में बढ़ रहा है। लेकिन आमतौर पर जैसा होता है कि जब सामग्री की अधिकता होती है तो सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सामान्यतः अर्थशास्त्र की दुनिया में तो ये बात कही जाती है कि जब आप सांख्यिकी की दृष्टि से जब संख्या बढ़ाते हैं, उत्पाद की संख्या बढ़ती है तो गुणवत्ता घटती है। ये एक सामान्य सा सिद्धांत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा है जब हम सब लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये हो रही थी कि लोग हिंदी को पढ़ने लिखने वाले बचेंगे या नहीं बचेंगे। हमारी भाषा के अस्तित्व का प्रश्न था। और जैसे एक जमाने में हिब्रू को लेकर के और इजराइल के लोग चिंतित थे, वो चिंता एक प्रकार से हमारी चिंता बनती जा रही थी। और ये चिंता अस्वाभाविक इसलिए भी नहीं थी कि संस्कृत को मृत भाषा कहने वाले लोग हमारे अपने देश में तैयार हो गए थे, जिस संस्कृत को लेकर के पूरे विश्व में सम्मान का भाव था। तो उस स्थिति में हमको लगने लगा था कि कहीं आने वाले एकाध शताब्दी के बाद ऐसा तो ना हो कि संस्कृत की स्थिति हिंदी जैसी भी हो जाए, हिंदी की स्थिति हिब्रू जैसी ना हो जाए। तो इन चिंताओं में से जो संकेत मिले थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद हिंदी साहित्य लिखने वाले लोग कम होंगे। लेकिन सौभाग्य ये रहा कि खूब अच्छा लिखा जा रहा है और विशेष करके नई पीढ़ी बहुत अच्छा लिख रही है। विकास सर, फिर भी ये देखा जाता है कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना तो शान की बात है, लेकिन हिंदी में अपनी बात रखना वो कहीं ना कहीं हीन माना जाता है। क्या इसे आप एक वैचारिक जड़ता या परतंत्रता की तरह देखते हैं? निश्चित तौर पर ये तो है ही। हम लोगों ने वास्तव में अंग्रेजी बोलना ये एक प्रकार का प्रतिष्ठा का सूचक हमने ही बना लिया था। और हिंदी को कमजोर मानने का कोई अर्थ इसलिए नहीं रहता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है एक प्रसंग पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि ब्रिटिश लिंग्विस्टिक अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं इस समय, वो भारत के हैं। प्रोफेसर नागप्पा उस समय चेयरमैन थे और विश्व भाषा सम्मेलन चल रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। तो वो बड़े नाटकीय ढंग से अपना उद्बोधन देने के लिए जब आए तो उन्होंने क्या किया कि पास में टेबल पर एक पृथ्वी का जो प्रदर्शन रहता है, ग्लोब जिसको हम कहते हैं, वो लेकर के आए और अपनी जेब से पेन निकाल करके उन्होंने एक जगह नोक लगाई और उसको घुमाने लगे। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पेन की नोक दुनिया के जिन जिन देशों से होकर गुजरी है उन सभी देशों के 150 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में इस समय हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा है और ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। अब वो दक्षिण भारत के हैं, लेकिन उन्होंने जब इस ढंग से हिंदी को मान दिया, प्रतिष्ठा दी, तो पूरी दुनिया के लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा सचमुच ये बात है। तो ये बात सच है कि ये जो हीनता ग्रंथि जिसको हम कहते हैं, ये हीनता ग्रंथि वास्तव में केवल भारत के लोगों में। विकास सर, शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार से होता है। हाँ। भारत का छात्र जब हिंदी माध्यम में शिक्षा लेकर भारत में नौकरी ढूंढता है तो उसकी जो सैलरी या उसका जो वेतन होता है वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े छात्र के मुकाबले कम होता है। ऐसे में उसे प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? ये बात तो सच है कि रोजगार के क्षेत्र में हम लोगों ने इस बात को बहुत लंबे समय तक अनुभव किया कि हिंदी वालों का वेतन, यानी पत्रकारिता या आधुनिक आईटी वाला जो क्षेत्र है उसको भी छोड़ दें तो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन को भी अगर देखें तो हिंदी का शिक्षक यानी सबसे उपेक्षित। जी हाँ। और ये वातावरण तैयार करने में दरअसल समाज की भूमिका होती है, ऐसा मुझे लगता है। जी। हम लोगों ने याद होगा कि पुरानी पीढ़ी के लोग जब फिल्में देखते थे तो किसी फिल्म में सुनील दत्त को हमने हिंदी का शिक्षक बनते देखा, एक में राजेश खन्ना को बनते देखा। अब उनको हास्य पात्र बनाया जाता था।
वैसे देखा जाए तो हिंदी का शिक्षक हंसी मजाक का विषय नहीं होता है, लेकिन उसको इस ढंग से कि इसकी भाषा किसी की समझ में नहीं आएगी। वो आप आज के युग में देखिए कि बच्चा जब कहता है कि मैंने अतिरिक्त भाषा के रूप में मंदारिन सीखना शुरू किया है, फ्रेंच शुरू किया है, जर्मनी शुरू किया है, तो बड़ा गर्व होता है। जी हाँ। लेकिन हिंदी अगर कोई बोलता है, हिंदी सीखता है, कोई अच्छी हिंदी बोलता है, तो हमको गर्व की अनुभूति क्यों नहीं होती? ये एक बड़ा प्रश्न रहता है। तो ये हंसी मजाक का पात्र बनाने के लिए दोषी भी अपना ही समाज है। रोजगार में कमियों के कारण मुझे लगता है, क्योंकि ये कई बार हम कहते हैं ना कि पुराने पापों का प्रायश्चित हमको करना पड़ता है। तो वर्षों तक हमने हिंदी के अध्यापकों को फिल्मों में, टीवी धारावाहिकों में हमने कैसा बताया, मेरी द्विचक्र वाहिनी का अग्र चक्र वायु विहीन हो गया है, उसे वायु पूरित कर दीजिए। ऐसी हिंदी कौन बोलता है? नहीं बोलते। हमारी बोलचाल की भाषा बड़ी सहज सरल है। प्रश्न चिन्ह केवल हमारे मानस को लेकर के, आपने जिस शब्द का प्रयोग किया ना कि ये एक प्रकार की मानसिक गुलामी है। हम लोग परतंत्रता स्वीकार लिया हमने। मैं कई बार कहता हूं कि हम लोग आज हिंदी दिवस पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक और परतंत्रता की तरफ हम बढ़ जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे नई पीढ़ी को क्या भ्रम हो रहा है कि हम मोबाइल पर हिंदी में टंकित कर रहे हैं सब चीजें, लेकिन वो सोचता रोमन में है, लिखता टाइप रोमन में करता है, केवल आपको दिख रहा है हिंदी में केवल। तो ये एक प्रकार की आपकी ऊर्जा और मानस का दोहरा उपयोग हो रहा है। जिसे बच्चों के संदर्भ में मैं कई बार कहता हूं कि एक बच्चा अगर हिंदी में सोचता है और उसको वो अंग्रेजी में लिखता है, अंग्रेजी में बोलता है, तो उसको अपनी ऊर्जा का 2 गुना 3 गुना उपयोग करना पड़ता है। ये मनोविज्ञान कह रहा है जी। तो स्वाभाविक रूप से ये प्रक्रिया अब इन दिनों इसको मोबाइल को चलाते समय भी हो रही है। तो इस सब से हमको बाहर निकलना है, मानसिक परतंत्रता से बाहर आना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और सैलरी का जहां तक प्रश्न है, तो अब सकारात्मकता दिखाई दे रही है इस क्षेत्र में भी परिवर्तन। मुझे याद है अभी पिछले दिनों मैं चूंकि विद्यालय में शिक्षक रहा बहुत वर्षों पहले, मेरे एक विद्यार्थी ने बताया कि उसने अभी डिस्कवरी के लिए काम करना प्रारंभ किया है। उसने मुझे, जो मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर रहा, लेकिन उसने जब मैंने पूछा सहज रूप से कि भाई वृत्ति ठीक ठाक चल रही है, पत्र पुष्प ठीक मिलता है कि नहीं तुमको, तो उसने बताया कि मुझे प्रति शब्द जो राशि उसने बताई, वो राशि सुनकर के मेरा मन गदगद हो गया जी। एक हिंदी लिखने वाला बच्चा, सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ बच्चा है वो, उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, संस्कृत निष्ठ हिंदी है पूरी, और बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। तो डिस्कवरी वालों को उस तरह की हिंदी चाहिए। उनको लगता है कि हिंदी यानी शुद्ध उपयोग करना। विकास सर, आपने बच्चों की बात की, तो एक वो समय था जब माता पिता घर पे मेहमान आने पर बच्चों को खड़ा करते थे कि कुछ लाइनें अंग्रेजी में बोल दें, कविता सुना दें अंग्रेजी में। पर आज ऐसा समय है जब खासकर जो युवा माता पिता हैं वो घर पर भी बच्चों से अंग्रेजी में बात करते हैं, पूरा माहौल अंग्रेजी का तैयार हो गया। तो जो स्थान हिंदी को मिलना चाहिए उस पर आधिपत्य जो है वो अंग्रेजी जमा रही है। ऐसे में क्या उपाय, क्या रास्ता आप सुझा सकते हैं? ये प्रश्न मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है गरिमा जी कि मैं मूलतः बाल साहित्य का विद्यार्थी हूँ, बाल मनोविज्ञान का भी विद्यार्थी हूँ। तो बाल पत्रकारिता में एक लगभग 3 दशक का समय मेरा पूरा बीता, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर मैंने सबसे ज्यादा चिंतन भी किया है जी। और चिंता न करते हुए समाधान की दिशा में सोचने का प्रयास हम लोग लगातार करते रहते हैं। इसलिए आपने जो अंतिम शब्द कहा कि इसका समाधान क्या, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सकारात्मक सोचना चाहिए। चिंताएं तो बहुत सारी होती, लेकिन क्रमशः एक एक का समाधान करते चले। पहली बात तो ये कि वही बात है कि समाज ने एक लंबे समय तक एक मानस तैयार कर लिया कि हमारे बच्चे अंग्रेजी की कविताएं बोलेंगे तो लोग उसको ज्यादा ठीक ढंग से प्रतिसाद देंगे, ऐसा हमको लगता है। ये मानस तैयार होने में एक लंबा समय लगा। तो निश्चित तौर पर यह भी है कि हिंदी के पक्ष में वातावरण तैयार होने में उतना नहीं तो आधा समय तो कम से कम लगेगा ही उस सब व्यामोह से बाहर आने में। मेरा इस संबंध में एक बहुत स्पष्ट मत रहता है और वो बड़ा मनोवैज्ञानिक मत है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाषा अपने साथ संस्कार लेकर के चलती है। जैसे हम लोग गंगा जल के विषय में कहते हैं कि गंगा जल जो है वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? तो उसका मूल कारण ये है कि हिमालय से जब गंगा बहती हुई आती है तो वहां पर जितनी वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, पत्ते हैं, उनकी जड़ें हैं, उनसे घर्षण करते हुए वो जल चल रहा है जी। अब उनके जितने औषधीय गुण हैं उसमें आ गए और इस कारण से आप यहाँ आने के बाद हरिद्वार आकर के एक उसमें लेकर के आते हैं और फिर विज्ञान कहता है कि ये जल सड़ता नहीं है, वो किसी एक बैक्टीरिया को खोज लेता है उसमें, लेकिन अंततः उसमें जो औषधीय गुण है वो तो उस घर्षण के कारण से आए। भाषा के साथ भी यही होता है, वो संस्कारों को अपने साथ समाहित करते हुए चलती। मैं कई बार साहस से एक उदाहरण देता हूँ
कि आप किसी अंग्रेजी के बड़े विद्वान को कह दें कि राधिके तूने बंसरी चुराई, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो, तो क्या होगा? वो कर देगा तुरंत अच्छे से अनुवाद कि मिस राधा यू आर स्टोलन माय फ्लूट। लेकिन ये वाक्य जब वो बोल रहा होगा, आप उससे पूछिए कि इसका अर्थ क्या है, क्या समझ में आ रहा है, तो कहेगा कि कोई चोर लड़की है, 2 रुपए की बांस की बनी हुई बांसुरी चुरा ली उसने। यानी चोरी का स्तर भी बहुत घटिया है, ऐसा उसको लगता होगा। लेकिन आप ब्रजमंडल में चले जाएं और ब्रजमंडल के किसी व्यक्ति से, या ब्रजमंडल क्या भारत के किसी व्यक्ति से कहें कि राधा, तो वो तुरंत हाथ जोड़ करके कहता है कि राधे रानी सरकार की जय। अब राधे रानी सरकार कौन है? ये दुर्गा का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, और कृष्ण के उस स्वरूप को जिसको हम पूजते हैं, वो हमारे आराध्य कृष्ण कहते हैं कि राधा तुम्हारे पैर में कंकर न लगे तो मैं अपने हाथ की हथेलियां रखता हूं, तुम मेरी हथेलियों पर पैर रखती हुई चली जाओ। हमारे आराध्य जिनके सामने हथेलियां रख रहे हैं जी। उन राधे रानी सरकार को 2 रुपए की बांसुरी चुराने वाली लड़की कहना, ये केवल भाषा के कारण होगा। बिल्कुल। तो अभिभावकों को ये समझना चाहिए कि हम अपनी भाषा को अगर उपयोग करेंगे जी, तो आपके गौरव में भी वृद्धि होगी और आपकी पूछ परख भी बढ़ने वाली है। छोटे बच्चों की हमने बात की विकास सर, लेकिन वो बड़े जिन्हें हिंदी अच्छी आती है, वो भी कई बार हिंदी में सवाल पूछे जाने पर अंग्रेजी में जवाब देंगे। कार्यालय में भी बातचीत की जो भाषा है वो आप देखिए, ठीक है, कॉर्पोरेट में कुछ मेल करना और ये सब आपकी स्वाभाविक है जो है वो आप अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन बातचीत की भाषा अंग्रेजी हो गई है। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैं इसको सामान्यतः शिक्षा जगत के लोगों से जब बातचीत करता हूँ, वो शिक्षक होंगे, विद्यालयों के संचालक होंगे या अभिभावक होंगे, मैं उनको कहता हूँ कि आपके जो शिक्षण में माध्यम और भाषा ज्ञान, इन दोनों को अलग अलग रखिए जी। ऐसा है कि आप गणित, अंग्रेजी, भूगोल, विज्ञान जब पढ़ते हैं उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, तो आप ये अनिवार्यता क्यों मानते हैं कि उसको आपको अंग्रेजी में ही पढ़ने में वो समझ में आएगी, हिंदी में भी पढ़ करके समझ में आएगी? तो प्रश्न ये कि माध्यम नहीं बनाना उसको जी। और जहां तक भाषा शिक्षण का प्रश्न है, तो मेरा आग्रह ये भी रहता है कि अगर भाषा सीखना ही है तो केवल अंग्रेजी क्यों? आपको एक मजेदार सर्वेक्षण के निष्कर्ष आपको बताऊंगा, तो कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते। पूरे विश्व के जितने देश हैं इस समय, और 2 सैकड़ा होंगे जितने भी देश होंगे, तो वो उन सारे देशों की संख्या अगर आप जोड़ें, उनमें से अधिसंख्य देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। भाषाई शुचिता, मर्यादा, अस्मिता, इन प्रश्नों के कारण से। दूसरी बात, जिस अंग्रेजी को हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कहा जाता है ब्रिटेनिक इंग्लिश। आप अगर अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका की अंग्रेजी अलग है जी हाँ, और ब्रिटेन की अंग्रेजी अलग है। बिल्कुल। पूरे भारत का एक सर्वेक्षण हुआ कि भारत के जितने लोग हैं, 140 करोड़ हैं इस समय, उनमें से कितने प्रतिशत लोग विदेश जाते हैं। अब वो प्रतिशत कुल मिलाकर के निकल के आया बहुत थोड़ा सा, क्योंकि 140 करोड़ में से हमको पता है कि नहीं करता, मतलब कुछ ही करोड़ लोग होंगे जो बाहर गए होंगे, वो प्रतिशत तो थोड़ा सा है। अब वो जो विदेश में, यानी पूरी दुनिया में जाने वाले, विदेश में जाने वाले लोग हैं, उन सब के प्रतिशत में से ऐसे कितने लोग हैं जो ब्रिटेन पढ़ने के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं? तो वो तो 0.00001% भी नहीं बैठता है जी हाँ। अब इतने कम प्रतिशत लोगों के लिए हमारा पूरा 140 करोड़ का देश ब्रिटेनिक इंग्लिश पढ़ता है। नई शिक्षा नीति पर आपके क्या विचार हैं, हम जानना चाहेंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर के मैं बहुत आशान्वित इसलिए भी हूं कि उसमें जब सुझाव मांगे गए थे तो लगभग 235 सुझाव मैंने व्यक्तिगत रूप से भेजे हैं उसमें। अच्छा। और उसमें से मुझे ये देख करके बहुत गर्वानुभूति हो रही है, क्योंकि मैं अकेला तो रहा नहीं होऊंगा। वो 235 सुझाव 2,35,000 लोगों ने भेजे होंगे वहां पर, ये भी संभव है, लेकिन उसमें से लगभग सभी के सभी नई शिक्षा नीति मुझे दिखाई देते हैं। और विशेष करके बाल साहित्य, बाल मनोविज्ञान, इन विषयों को लेकर के मैंने ज्यादा सुझाव दिए थे, और साहित्य और भाषा, मातृभाषा। तो वहां पर हम सब अब देख रहे हैं कि 1ली से 5वीं कक्षा तक बोलियों को स्थान मिला है। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो है केंद्र सरकार का नेशनल बुक ट्रस्ट, उसने कार्यशाला इंदौर में की, और यहाँ पर उसने द्विभाषी पुस्तकें तैयार करने का एक उपक्रम किया है। तो मालवी की एक लोक कथा और वो अंग्रेजी में उसका अनुवाद, निमाड़ी का एक लोकगीत,
उसका अंग्रेजी में अनुवाद। वाह। अब आप कल्पना करिए कि हमारी संस्कृति की ये जो उदात्तता है, जी। ये जो श्रेष्ठता है, ये जब अंग्रेजी में अनुवादित होकर के बच्चों तक पहुंचेगी, और अंग्रेजी में अनुवादित होने के बाद वो केवल हमारे बच्चों तक पहुंचेगी ऐसा नहीं, ये जाने वाली है पूरी दुनिया के पास। जी। हम नई शिक्षा नीति में भी इन बोलियों को जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे इस ज्ञान से परिचित होंगे। मातृभाषा में शिक्षण ये बहुत अनिवार्य हो जाएगा। तो धीरे धीरे 8वीं कक्षा तक या 9वीं से 12वीं तक भी वो हिंदी माध्यम में बच्चे पढ़ेंगे। अपने विषयों को अपनी भाषा में पढ़ना, इससे उनकी ऊर्जा का दुगना उपयोग होने वाला। आज भी मैं ऐसा मानता हूं कि अपने यहाँ के युवा इस समय लगभग 150 देशों को सॉफ्टवेयर निर्यात कर रहे हैं। ये मेधा, ये प्रज्ञा आखिरकार भारत की तो है। बिल्कुल। कोई दूसरा देश क्यों ये दावा नहीं करता? क्यों नासा के 22-25% वैज्ञानिक भारत के होते हैं? क्यों अमेरिका में डॉक्टर्स की संख्या लगातार भारत की बढ़ रही है ना? प्रबंधन के क्षेत्र में हम सब लोग देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जितने बड़े व्यावसायिक संस्थान हैं उनके प्रबंधक सब भारत के हैं। भारत के। तो अंततः ये सब कुछ और बढ़े, भारत की समृद्धि इससे बढ़ने वाली है, और ये सारा का सारा रास्ता भाषा की इस पगडंडी से होकर के गुजरने वाला है, ये पक्की बात है। नई शिक्षा नीति को लेकर के सब लोग आशान्वित रहें। अगर किसी प्रकार की भ्रांति किसी के मन में है तो उस भ्रांति से वो दूर रहें। इससे हमारे बच्चे, कोई ऐसा नहीं है कि इन दिनों कुछ लगातार मुहावरे प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को तो पकौड़ा तलने वाला बना देंगे, या हमारे बच्चों को तो खेत में हल बख्खर हाँकने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बच्चे जहां तक पहुंचना है वहीं पहुंचने वाले हैं, लेकिन अपनी भाषा को बोलते हुए, लिखते हुए, विचार करते हुए, पढ़ते हुए उस रास्ते पर जाएंगे। अंतर इतना सा रहेगा बस। विकास सर, जैसे कि आप जानते हैं कि वेब दुनिया हिंदी विश्व का पहला वेब पोर्टल था। बिल्कुल। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस साल हम अपने सफल 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और लगातार हिंदी के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते रहे हैं, हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास में अपना सहयोग देते रहे हैं। इस अवसर पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। मैं वेब दुनिया के लिए ये साक्षात्कार कर रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप मेरे YouTube पर भी 20 उद्बोधन इस प्रकार के मंचों से दिए हुए जो मातृभाषा को लेकर के दिए हुए हैं, उसमें मैं बड़े गर्व के साथ वेब दुनिया के इस अवदान को रेखांकित करता हूँ हमेशा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उस इंदौर की धरती से आया हूं जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और मैं उस इंदौर को प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसने सबसे पहले ई पत्र जैसी सुविधा इंटरनेट की दुनिया को दी। हिंदी में पहले ईमेल करने का जो माध्यम आया, तो वेब दुनिया का जो अवदान है विशेष करके भाषा की दृष्टि से वो अभूतपूर्व है। और देखिए, किसी भी संस्थान के लिए 25 वर्ष की यात्रा बहुत बड़ी होती है। जी हाँ। सामान्यतः यूं तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि भारत तो मृत्युंजय राष्ट्र है, लाखों वर्ष का हमारा इतिहास है, तो उसमें 25 वर्ष हो सकता है कि एक समुद्र की बूंद जैसे हो, लेकिन इस प्रकार के संस्थानों के लिए 25 वर्ष बहुत अर्थ रखते हैं। जी हाँ। और वेब दुनिया ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थान बनाया है, मैं लगातार देखता हूं, मेरा हालांकि आधुनिक माध्यमों पर उतना हस्तक्षेप भी नहीं है, मैं तकनीकी का जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे कई बार मेरा एक अच्छा परिचित मित्र है, वो गूगल में अपनी सेवाएं देता है, तो वो लगातार इस बात को रेखांकित करता है कि वेब दुनिया को हम एक प्रकार से भारत का आइकॉन मानते हैं। वो प्रदर्श बन गया है, मॉडल बन करके उपस्थित हो गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि हम अपनी भाषाई गरिमा के साथ। और दूसरा सबसे अच्छी बात जो मुझे वेब दुनिया की लगती है, मतलब उसके 25 वर्ष पर मैं शुभकामना देते हुए इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में भी ये बात करना चाहता हूँ कि वहाँ जैसे भारतीय भाषाओं का गौरव पुनः स्थापित करने की बात की जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारी तो संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो इन कम से कम मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन भाषाओं को भी हम अपनी भाषा भगिनी माने। बिल्कुल। तो इस दिशा में वेब दुनिया ने एक प्रकार से बड़ा मानक काम खड़ा किया है। सबसे पहले वेब दुनिया ने ये काम किया कि भारतीय भाषाओं का परस्पर अनुवाद प्रारंभ हो। हाँ, और ये काम इतना सुंदर ढंग से हुआ कि आज देखिए कि तमिल का कोई साहित्य, मुझे लगता है कि वो मैं हिंदी में मुझे कुछ समझना है तो उसके लिए मुझे वेब दुनिया की आवश्यकता होती है। और वहां पर जो अनुवाद मिलता है, अभी पिछले दिनों हम सबको ध्यान में आया होगा कि भैरप्पा जी का कन्नड़ में एक उपन्यास आवरण आया था, और उसका जब हिंदी में अनुवाद हुआ तो 39 संस्करण बिके उसके। तो ये साहित्य की स्थापना में वेब दुनिया का एक अप्रत्यक्ष योगदान है।
हम सब साहित्य के लोगों को तो वास्तव में वेब दुनिया का बड़ा कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि हम सब कृतार्थ हैं कि वेब दुनिया ने एक प्रकार से हमको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया है। अन्यथा हम हिंदी में लिखते रहते लगातार। और मैं जिस बाल पत्रिका का संपादक हूँ देवपुत्र का, उसकी रचनाओं को वेब दुनिया आज से नहीं, लेकिन लगभग 1.5-2 दशक से लगातार हमारी रचनाओं को देवपुत्र से साभार और बच्चों तक पहुंचाता है। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि वेब दुनिया का ये जो अवदान है ये रेखांकित करने योग्य है, और निश्चित रूप से पूरा हिंदी जगत जो है वो इसके लिए कृतार्थ रहेगा कि वेब दुनिया ने हम सबको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया। बहुत धन्यवाद विकास सर, आप हिंदी दिवस के अवसर पर वेब दुनिया पॉडकास्ट में आए और हमसे इतनी सारी बातें की, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।